नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स एक बार फिर आप बच्चों के लिए, आप बड़ों के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए आपका पिछले टॉपिक का उत्तरवर्ती भाग यानी बाद वाला भाग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और पहले बता दूं, मैं इसको दो भागों में करवाऊंगा। सबसे पहला जो भाग होगा वो सामान्य नियम होंगे। जो सामान्य नियम होंगे उनके बारे में बहुत आसानी से मैं उनको बता दूंगा। हमारे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और बीए तक के बच्चे जो हैं इसको आसानी से कर सकते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जो संधि को या इस टॉपिक को जिसको मैं पढ़ा रहा था इसको शुरुआत से सीखना चाहते हैं। दूसरा जो भाग है वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं वाले बच्चे, जो 12वीं के बाद हमारे बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, वहाँ पर संधि का 100% आपका शब्द आते हैं, संधि विच्छेद भी आती है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल 50 में करवाऊंगा जो आपको यूं के यूं मिलेंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि अब लीक से हट करके क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए मैं 2 हिस्से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बच्चों, साथियों, सभी के लिए मैं ये बात संबोधित कर रहा हूँ कि मैं सीधा अपने विषय पर आ रहा हूं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो था संधि, और संधि का भी आगे का पार्ट। एक बार मैं बता दूं, संधि मैंने करवाई थी और ये संयोग से किस प्रकार से भिन्न होती है इसके बारे में मैं बता चुका हूं। और संधि पास पास स्थित दो वर्णों के मेल को कहते हैं जब उनमें कोई परिवर्तन होता है। और ये संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बड़े आसान से, बड़े धीरे धीरे मैं ये बातें करवा रहा हूँ। पहली होती है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, दूसरे नंबर पे आपकी व्यंजन संधि होती है, और तीसरे नंबर पे जो होती है वो होती है आपकी विसर्ग संधि। इनके बारे में मैं पढ़ा भी चुका हूँ और डिटेल में मैं पिछली 2 वीडियो आप लोगों के पास भेज चुका हूँ। स्वर संधि का एक अन्य नाम अच संधि भी है, इसका एक अन्य नाम हल संधि भी है, और विसर्ग संधि का यही नाम है। तो स्वर संधि का क्या देखा था हमने? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है, और वो बदलाव भी स्वर में होता है। 2 बातें, व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ जब भी कोई मेल होता है और उनके मेल से जो परिवर्तन और बदलाव होता है वो भी व्यंजन में होता है, ये हम पूरी डिटेल में कर चुके हैं। तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार, परिवर्तन, बदलाव होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। और हमारी यहाँ पर बात थी कि स्वर संधि ये भाई 5 प्रकार की होती है। इनमें से ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि आप कैसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्वर का भाग है इसलिए स्वर संधि कहते हैं। दूसरी होती है गुण, तीसरी होती है वृद्धि, और चौथी होती है यण, 5वीं होती है आपकी अयादि संधि। इस प्रकार से इसके 5 भेद हैं। संस्कृत वाले बच्चों के लिए पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव 3 भेद और हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकार की हो जाती है। क्योंकि मुझे ये बातें नहीं पढ़ानी थी, यहाँ तक मुझे सिर्फ पीके टेस्टिंग के तहत अर्थात प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के तहत आपको यहाँ तक लेकर के आना था। मेरा अगला जो असली जो काम है वो यहाँ से शुरू होता है, दीर्घ स्वर संधि। आज का हमारा टॉपिक यही है, दीर्घ स्वर संधि। ये क्या होती है, कैसे होती है, इसको बिल्कुल आसान और बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाऊँगा और ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और दूसरा जो हिस्सा है इसी के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊँगा। मैंने बताया दूसरे वीडियो में 50 एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अच्छी तरह से हिंदी सीखना चाहते हैं, व्याकरण सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये व्याकरण का ये पार्ट बना रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक था, देखिए, दीर्घ स्वर संधि। एक बार इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको मैं फ्लैशबैक पद्धति से एक बार बैक लेकर के जा रहा हूं पुरानी बातों में। मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ण के ऊपर, एक नहीं बल्कि 6 वीडियो बनाए मैंने अकेले वर्ण के ऊपर, क्योंकि ये वर्णों का जोड़ होता है इसलिए वर्ण पहले पढ़ाने जरूरी थे। हमने आधार को तो तैयार करना जरूरी था ना। तो ऐसे में जब मैं आपको वर्ण पढ़ा रहा था वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ध्यान दीजिए, वो स्वर मैंने उत्पत्ति के आधार पर आपको करवाए थे।
उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को मैंने दो हिस्सों में बांटा था। भाषा वैज्ञानिकों ने दो हिस्सों में इसको बांटा है। एक कहलाता है मूल स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं और इनको आप ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और दूसरा कहलाया था संधि स्वर। ध्यान दीजिए, मैंने उन दोनों बातों को आप पीछे से देख सकते हैं। संधि स्वर ये 4 होते हैं और संधि स्वर टोटल 7 हैं। ये 7 दो हिस्सों में बांट दिए गए हैं। कौन कौन से? एक कहलाए दीर्घ संधि स्वर और दूसरे कहलाए संयुक्त संधि स्वर। और मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से वहाँ पर बताई थी कि इनको दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि मूल स्वर हमारे 4 हैं। एक अ, ई, उ और री, ये 4 हैं। इन चारों का ये मूल भी है, ये ह्रस्व भी हैं। तो अगर सजातीय आपस में जुड़ते हैं, ये इसी का सजातीय जो है आ है, या ये अ जुड़ करके जैसे आ बन जाते हैं, ई जुड़ करके बड़ी ई बन जाते हैं। ये छोटा और इसका बड़ा भाई भी बड़े बन जाएं, ये छोटा और इसकी बड़ी बहन बड़ी बन जाए, ये छोटा और इसका बड़ा भाई बड़ी बन जाए, और ऐसे ही ये बन जाए। तो ये अगर सजातीय जुड़ते हैं तो वो आपका जैसे अ जुड़ करके आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री, ये बनना, ये वैसे हमारे क्योंकि संस्कृत में होती है री, तो ये 3 इसके दीर्घ संधि स्वर हैं। और संस्कृत में री भी होता है। और संयुक्त में जब ये विजातीय जुड़ते हैं, ए के साथ ही जुड़ता है ए बनेगा, और वो ए अगर अ के साथ जुड़े तो आई बन जाएगा। तो ये आगे हम संधि में करेंगे, यही चीज़ें तो हमने सीखनी है। तो यहाँ पर हमारा जैसे ए, आई, ओ, औ, ये आपके चारों के चारों जो हैं वो संयुक्त संधि स्वर है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी जो दीर्घ संधि स्वर है वो यहाँ से शुरुआत होता है। ये दीर्घ संधि स्वर है और इसी से दीर्घ स्वर संधि बनी है। तो मैं यहाँ पर आपको लेकर के चल रहा हूँ। यही मैं 10 से 15 मिनट में आपको ये सारी बातें एक बार बताऊँगा कि कैसे ये जुड़ते हैं। तो आइए, ये चीज़ें आपने सीखी और सीखने के बाद हम आपको लेकर के चल रहे हैं दीर्घ स्वर संधि के ऊपर। एक बार आप बड़े आसानी से इनको सीख सकते हैं। टॉपिक क्या था आपका? जो पहला पार्ट है उसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मैं इसको तरीके से दूसरे से पढ़ा रहा हूँ। दूसरे का मतलब पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं। हर अध्यापक अपने ढंग से बच्चों को बताता है, वो अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देता है। लेकिन पढ़ाने के हमें एक आगमन विधि होती है, मैं बता दूं, जिसमें मैं केवल एग्जाम्पल आपको पहले लिख रहा हूं और नियम आप अपने दिमागों में बनाते चलते हैं। या मैं पहले आपको परिभाषाएं लिखवा दूं? नहीं, मैं परिभाषाएं नहीं लिखवा रहा हूं, मैं इसके 4 पार्ट कर रहा हूं। बहुत आसानी से इसको समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे। तो आपको ह्रस्व और दीर्घ का आपको पता है, तो उन्हीं को एक बार मैं जोड़ रहा हूं। आइए एक बार देखते हैं। मैं परिभाषा की जगह छोड़ रहा हूं। सबसे पहला आपका ह्रस्व स्वर है अ और इसी का दीर्घ रूप है आ। और अगर दूसरी तरफ में इसी अ या इसी का दीर्घ रूप आ जाए तो क्या बनेगा, ये हमने सीखना है। दूसरा, इसी प्रकार आपका ह्रस्व ई है, इसी प्रकार दीर्घ ई है। ये अगर जुड़ जाए इसी ह्रस्व से या इसी दीर्घ से, ये दोनों जुड़ करके क्या बनेंगे, ये हमने आज सीखना है। और इसी प्रकार से आपका ये ह्रस्व उ है और या इधर दीर्घ उ हो, ये जुड़ जाए इसी के ह्रस्व से या फिर इसी के दीर्घ रूप से, तब ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे। ऐसे में आपकी संस्कृत में री, मैं सिर्फ सिंगल लिख रहा हूँ, अगर उधर भी आपकी री आ जाए तो ये दोनों जुड़ करके क्या बनेंगे, ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके 4 हिस्से कर रहा हूँ। 1, मैं इसका दूसरा हिस्सा कर रहा हूँ 2, ये तीसरा हिस्सा कर रहा हूँ 3 और चौथा हिस्सा वो है। आप एक बार इसको देखते चलिए, उसके बाद अपने आप परिभाषाएं बनाने लग जाओगे आप। सबसे पहला हिस्सा है ये। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक ये चौक के टुकड़े हैं। देखिए, ये चौक है, ये चौक छोटा है और मेरे पास एक बड़ा चौक भी है। मैं इसको बड़े को एक साइड में रख रहा हूँ। मैं ऐसा ही एक छोटा चौक लेकर के आया हूँ। मेरे पास एक छोटा चौक था और मैंने इसके साथ एक छोटा चौक और मिला दिया, तो ये पहले से बड़ा हो गया, ये इसमें परिवर्तन हो गया।
समझ लें। लेकिन जुड़ा क्या, इस पहले चौक का अंतिम पार्ट और इस दूसरे चौक का भी इधर वाला अंतिम पार्ट। तो इसका मतलब पूर्व पद का जैसे अंतिम वर्ण जुड़ता है, उत्तर पद का ये पहला वर्ण जुड़ता है, उन दोनों के जुड़ने से उनमें परिवर्तन होता है। इसका मतलब आपने ये देखना है, ये छोटा चाक और ये छोटा चाक मिलकर के जिस प्रकार बड़ा बन जाता है। सपोज करो मेरे पास एक छोटा चाक था और मेरे पास एक ये बड़ा चाक आ गया, छोटा और बड़ा जुड़ करके भी आपका बड़ा चाक बन गया। मेरे पास एक बड़ा चाक था और मेरे पास मैंने एक छोटा और इसके पास आकर के इसका इधर वाला हिस्सा तो पहले से ये बड़ा बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही मेरे पास एक बड़ा चाक था और ये बड़े चाक को मैंने बड़े चाक से ही जोड़ दिया, दोनों जुड़ करके ये बड़ा चाक बन गया। इसका मतलब इनमें एक छोटा है, ये आप इसको मान के चलें, ये छोटा चौक है, ये बड़ा चौक है। जब छोटा और छोटा जुड़ेगा तब भी बड़ा बना था, जब छोटा और बड़ा जुड़ेगा तब भी बड़ा बना था, जब बड़ा और छोटा जुड़ेगा तब भी बड़ा बनेगा, और जब बड़ा और बड़ा है ये तो दोनों जुड़ करके बड़े बनेंगे ही। ये बात समझ में आ रही है। मैं बहुत आसानी से बड़े सामान्य भाव से जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे ही मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। अब मैं इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कैसे समझने के लिए, कैसे बड़ा और छोटा बड़ा बन जाता है। आइए देखते हैं। सपोज करो यहाँ पर ये है आपका पहला एग्जाम्पल, मैं इसके नीचे नीचे लिख रहा हूँ। शब्द है परम और इधर है अर्थ। ध्यान दें, इसके साथ हलंत नहीं है, हल है अंत में जिसको उनको हलंत कहते हैं, अर्थात व्यंजन है। इसका मतलब इसके अंत में स्वर है, और ऐसा स्वर जो दिखाई तो देता नहीं, मात्रा तो नहीं है। और मात्रा किसकी होती है? मात्रा होती है, अ की तो होती नहीं, आ ई उ ई बाकी सभी की होती है। तो ऐसे में इसका पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अ। ध्यान दें, इसके अंदर ही है वो जो दिखाई नहीं देता, और उत्तर पद का पहला वर्ण भी अ है, और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इनसे बन जाएगा आ। लेकिन क्योंकि ये हमने किसी शब्द के बीच में लिखना है तो ऐसे में आ पूरा तो लिखेंगे नहीं, तो हम इस आ की मात्रा लिखेंगे। क्योंकि मात्रा क्या होती है, मैंने जब पहला वर्ण का टॉपिक पढ़ाया तब आपको बताया था कि किसी भी स्वर को जिस रूप में व्यंजन के साथ जोड़ के लिखा जाता है उसको हम मात्रा कहते हैं। अगर ये आ है और इसको किसी भी व्यंजन के साथ ऐसे इसके रूप में लिखा जाता है तो इसका मतलब ये मात्रा हुई। किसी भी बड़ी ई को आप ऐसे करके लिखते हैं, इसका मतलब ये मात्रा हुई। मात्रा वो होती है, वो स्वर होता है जो व्यंजन के, यानी स्वर का वो रूप होता है जो व्यंजन के साथ जिस रूप में जोड़ के लिखा जाता है। तो ये मैं बता भी चुका हूँ, ये आपको सभी को आता भी है। तो आइए हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। आपको क्या लगता है, अ और अ जुड़ करके इसकी मात्रा बनेगी, मात्रा को ही लिखेंगे बीच में, तो ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया? परम। तो म तो था ही, ये दोनों जुड़ करके इसकी ये मात्रा बन गई, और इस प्रकार से ये बन गया परमार्थ। इसका मतलब परमार्थ, दूसरे का भलाई करना परमार्थ कहा जाता है। तो ये आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ था, इधर भी अ था। लेकिन ऐसा क्या हो, ये तो छोटा चाक जोड़ दिया। आइए छोटे चाक को बड़े चाक से जोड़ते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, एक बार ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लिया आपके पास एक शब्द है हिम और इधर है आल है, तो आपको क्या लगता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण वही अ है? ध्यान दीजिए, अ है, उधर आ है, इधर वाली अ उधर वाला आ, दोनों जुड़ेंगे, क्या बनेंगे? आ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा हिमालय। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे अगर इधर बड़ा हो, इधर बड़ा चाक मतलब दीर्घ वर्ण हो, कैसे? अगर आप विद्या को चाहने वाले हैं और आपके लिए लिखा जाता है आप हैं विद्या, और आ था ना लास्ट में, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, और इधर अ है, तो दोनों जुड़ करके, यानी इसका हम अ से अर्थी बना रहे हैं। जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये विद्यार्थी ऐसे बन जाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि आ और अ जुड़ करके जैसे आ बन गया, मात्रा के रूप में बनेगा वो। और अगर इधर भी आ है, जैसे आपने यहाँ विद्या लिखा, उधर आलय लिख दिया, तो दोनों तरफ आ था, इकट्ठा आपने कर दिया विद्यालय। तो विद्यालय इस प्रकार से आपका देखो, छोटा छोटा बड़ा बनना, छोटा और बड़ा बड़ा बनना, बड़ा और छोटा फिर बड़ा बनना,
और यहाँ पर भी बड़ा और बड़ा बड़ा बनना, ऐसा दीर्घ में होता है। लेकिन ये बात तो हमने लागू केवल अ आ पे की है, क्या ऐसा ई में भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल इसका लिख रहा हूँ, रवि प्लस इंद्र। ध्यान दीजिए, ये है पहला रवि प्लस इंद्र। पूर्व पद का अंतिम वर्ण र व ई है, उत्तर पद का पहला वर्ण ई है, तो छोटी ई और छोटी ई जुड़ करके रविंद्र बन जाएगा। रविंद्र ऐसे लिखा जाता है भाई, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये बात ध्यान दे लें आप सभी। इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, समझ में आ रही है सभी को? बड़ी ई की मात्रा क्यों आएगी? क्योंकि इधर की छोटी इधर की, लेकिन आमतौर पे रविंद्र ऐसे लिखा जाता है, बस ये रविंद्र लिख देते हैं अपना नाम, गलत है ये। तो रविंद्र हो, कविंद्र हो, कवीस हो, तो इसी प्रकार मैं अगला शब्द लिख रहा हूं। चलो मैं रवि से ही बना रहा हूं, रवि प्लस ईश, ये बन जाएगा रवीश। मतलब छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी बन गई। अगर इधर हो आपका, जैसे मैं कर रहा हूं मही, मही का मतलब धरती होता है, और उसका इंद्र, मही प्लस इंद्र। अगर ये आ जाए मही प्लस इंद्र में संधि क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे तो इसको जल्दी में महेंद्र कर देते हैं, क्योंकि जुबान पे महेंद्र चढ़ा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, पूरे पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, उत्तर पद का पहला वर्ण भी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के यहाँ बड़ी ई बनी जाएगी, इसलिए ये महेंद्र है। महेंद्र, मिंद्र है, महेंद्र को नहीं, यू समझ में आ रही है ना? तो अगला जो है मैं यहाँ कर रहा हूँ, मही से ही बना रहा हूँ, और इधर अगर ईश हो, तो अगर ये संधि करनी आ जाए तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जल्दबाजी में कर देते हैं, महेश बन गया। ये महेश नहीं है, बल्कि ये ई और बड़ी ई जुड़ करके महीश बनेगा। मही का राजा, राजा के लिए प्रयोग होता है मही, ईश। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए, छोटी ई बड़ी ई बन गई, यहाँ छोटी और बड़ी, फिर बड़ी बन गई, यहाँ बड़ी और छोटी बड़ी बन गई, यहाँ बड़ी और बड़ी बड़ी बन गई। समझ में आ रही है? ये बात ऊ पे भी लागू होती है। कैसे? जैसे हम एक शब्द लिखते हैं सु, और उधर है एक शब्द उक्ति, तो ये दोनों जुड़ करके आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि छोटा ऊ है, स उ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ऊ है, उत्तर पद का पहला वर्ण भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? यस, बड़ा ऊ बनेगा। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका सूक्ति, अच्छी उक्ति, अच्छी बात। ऐसे ही आप अगर इधर वाले में छोटा ऊ और उधर बड़ा हो, कैसा हो सकता है? सपोज करो आपका एक शब्द है लघु, और उधर है बड़ा ऊ वाला ऊर्मी, लघु ऊर्मी। क्या होती है लघु ऊर्मी? जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ जुड़ेंगे तो दोनों के दोनों, छोटा और बड़ा मिलकर के ये बड़ा ऊ बन जाएगा, और ये बन जाएगा लघूर्मी, लघूर्मी। और इसमें संधि दीर्घ होगी, छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा। लघु का मतलब छोटा होता है, और उर्मी का मतलब लहरें होती हैं। और छोटी छोटी लहरें जब आप जोहड़ पे जाते हैं, तालाब पे जाते हैं, वहाँ पर कई बार पानी का तेज़ हवा के साथ आपकी तरफ लहरें, छोटी छोटी सी लहरें उठ करके आती हैं, उनको लघूर्मी कहते हैं। तो ऐसे ही मैं अगला जो शब्द है, इधर बड़ा हो, जैसे आपका एक शब्द है वधू। वधू, वधू का मतलब बहू होता है, और बहू अगर कोई बात कह दे, उसकी कही गई बात को उक्ति कह सकते हैं। जैसे सु उक्ति अच्छी उक्ति है, और बहू कोई बात कहे उसको वधूक्ति कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ बड़ा था, यहाँ छोटा था, दोनों जुड़ करके ये बन गया वधूक्ति। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल सामान्य नियम मैं करवा रहा हूँ। और अगर इधर बड़ा हो, जैसे मान लिया आजकल आप रामायण देख रहे हैं, और रामायण में अयोध्या का जिक्र आपने सुना होगा, और अयोध्या इस नदी के किनारे पर बसी हुई थी, सरयू, सरयू। और उस सरयू के अंदर अगर लहरें उठें तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऊर्मी, सरयूर्मी। तो इसका मतलब इसका संधि क्या होगी? सरयू बड़ाऊ, और ये ऊर्मी। तो आपने यहाँ पर चारों एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ। यहाँ पर देखा छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा, बड़ा और छोटा मिलकर के बड़ा, और बड़ा और बड़ा तो बड़ा है ही। हमने चाक के माध्यम से सामान्य एक छोटे से, यहाँ जो मेरे पास
चीज़ पढ़ी थी उसी के माध्यम से मैंने आपको बताया है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर पे हमारी बारी आती है, क्योंकि संस्कृत में 2 री होती हैं, छोटी भी और बड़ी भी, और हिंदी में नहीं होती, लेकिन इसका एग्जाम्पल कई बार परीक्षा में आ जाता है। कैसे आता है कि यहाँ पर मान लिया आपने एक शब्द लिखा पितृ और इधर लिख दिया आपने ऋण, तो आप देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण री है और उत्तर पद का पहला वर्ण भी री है। जब छोटा मतलब इधर का री छोटा ही री है, उधर का भी री, दोनों जुड़ेंगे तो बड़ा री बनेगा। पितृण, पितृण का मतलब होता है पिता का ऋण, जिससे हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते, जिससे हम कभी भी नहीं उतार सकते, पिता का जो ऋण होता है, तो पितृण। ऐसे ही हो सकता है मातृण आपके लिए, मातृ जमा में ऋण, भ्रातृण, स्वश्रीण, तो इसका मतलब आप ऐसे शब्दों को मातृण ऐसे लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ पर 4 बातें सीखी, बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने छोटा चाक बड़ा चाक बना करके दिखाया। इसका मतलब ये छोटे और बड़े रूप हैं हिंदी वर्णमाला में, और ये छोटे और बड़े रूप दोनों मिलकर के जब हमेशा दीर्घ बन जाए, हमेशा बड़ा बन जाए, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। ये बात तो क्लियर होगी। अब बात आती है कि सर हमारे सामने तो इनकी परिभाषाएं भी लिखनी आती है। किसी परीक्षा में अगर परिभाषा, तो आप परिभाषा कैसे बनाओगे? इसलिए मैंने दीर्घ संधि को ऊपर करके छोड़ दिया था। मैं यहाँ इसकी एक बार परिभाषा लिख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जहाँ, मैं इसकी परिभाषा बड़ी आसान बना रहा हूँ। जहाँ या जब या यदि, आप इसको जैसे भी लिखें वैसे लिख लें। मतलब यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या आ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? बड़े आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। जब अ या आ से परे, अ या आ आने पर, मतलब अ या आ से परे, अ या आ आने पर आ, देखो जहां अ या आ से परे, अ या आ आने पर आ, स्टेप वाइज 4 हिस्सों में लिख लें, इसको ज़्यादा से मुश्किल नहीं है। ये लिखा मैंने, यहाँ अ के नीचे ई, या ई से परे, ई या ई आने पर बड़ी ई, ठीक है। ऊ या ऊ से परे, ऊ या ऊ आने पर बड़ा ऊ। और आप लिख सकते हैं री या री से, बड़ी री है ये, से परे री या री, संस्कृत वालों के लिए भी हो जाएगा, और ये बड़ी री हो जाए, ठीक है। तो आगे लिख सकते हो, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। बात समझ में आ गई? मतलब जहाँ अ आ से परे अ आ आने पर आ, ई से परे ई आने पर ई, ऊ से परे ऊ आने पर ऊ, और री से परे री आने पर री बन जाए, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। ये थोड़ी सी परिभाषा आपको लग रही है बड़ी है, लेकिन बातें हमने इसमें सारी कवर की है। लेकिन अगर आपको और छोटी इसमें लिखना है तो आप इसकी परिभाषाओं के रूप में आप लिख सकते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ। मतलब जब आप लिख सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ, 2 शब्द लिखेंगे, अ, ई, उ और री, सभी ह्रस्व लिखेंगे। आप बस लिख देंगे जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री से परे ह्रस्व या दीर्घ 2 बार लिखना है। अ, ई, उ और री आने पर क्रमशः का मतलब लगातार, मतलब अ का आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ठीक है, बन जाए। बस
सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसकी परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि की सामान्य बातें करवाई हैं, और ये जो सामान्य बातें आप लोगों को मैंने करवाई हैं, यही आपने फ़िलहाल याद करनी, इन्हीं को। लेकिन मैं एक दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए इनसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल करवाते हुए मैं दूसरी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वो आपने ज़रूर देखनी है। अगर आप और अच्छे से को सीखना चाहते हैं, ये सारी बातें तो आपको किताबों में मिल जाएंगी, बहुत सारे टीचर बताने वाले हो जाएंगे, तो ये चीज़ें तो आपने करनी ही है। लेकिन वो चीज़ें भी आपने ज़रूर सीखनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें कि उसमें आपका शब्द भंडार हम बढ़ाएंगे, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, मुहावरे भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बताएंगे, संधि तो हम करवाएंगे, उसमें उपसर्ग भी करवाएंगे, प्रत्यय भी करवाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप देखिए, और इसको आप लाइक शेयर जैसा भी आपको चाहते हैं कि आपका ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं। बहुत सारे साथी टीचर भी इसको देख रहे होंगे, सबका अलग अलग अंदाज़ होता है और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमने भी थोड़ी बहुत कोशिश की है कि बहुत हो गए दुनिया में मुझसे बेहतर करने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें तो करने वाले बहुत हैं, लेकिन जैसा भी मुझे आता था वो मैंने आपको बताया है। सभी बच्चे अच्छे से करके लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।